नमस्कार दोस्तों, मैथ्स तेवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्न पत्र 2014 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 23 से लेकर 27 तक को सॉल्व करेंगे और ये जो वीडियो होगा ये पार्ट 4 होगा। इससे पहले हमने वीडियो बनाया पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है और पार्ट 2 में क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया है और पार्ट 3 में क्वेश्चन 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व किया। आज हम 23 से करेंगे, 22 क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि सत्र 2022 के हिसाब से उत्तराखंड बोर्ड ने ये सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, तो आगे जब भविष्य में उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस में जुड़ जाएगा तो ये क्वेश्चन भी अलग से सॉल्व करवा देंगे दूसरे वीडियो में। तो अभी के लिए हम 22 नंबर को सॉल्व नहीं करेंगे और 23वां नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, इसमें 23वां नंबर कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक है। देखो धन पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्रमागत धन पूर्णांक होते हैं। अगर मैं इसको पहले को x मानता हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1। कैसे होगा, देखिए इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तभी तो 2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ना ऐसे ये बढ़ता जाता है। सॉरी, 2 होगा, x+1, x+2, x+3, x+4, यानी इसमें 1 जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा, 2 जोड़ेंगे तो उसके अगला पद आएगा, 3 जोड़ेंगे और अगला पद आएगा। इस प्रकार से ये बढ़ते जाते हैं। तो माना पहली संख्या बराबर x मानते हैं और दूसरी संख्या बराबर x+1, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ अब प्रश्न अनुसार इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, यानी जो पहली संख्या दूसरी संख्या उसको गुणा करके 306 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों को गुणा करके 306 आता है गुणनफल। इसको इससे गुणा कर देंगे, x² प्लस x और ये इधर आ जाएगा माइनस का 306 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण को हम बहुत सारे मेथड से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को यानी इस समीकरण को अपने हिसाब से हल कर लीजिए। पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ गुणनखंड विधि से ही बताऊंगा यहाँ पे, और आप लोग द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं या पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से यहाँ पे लिख दिया हमने विधि का नाम, और आप लोग भी लिखना पेपर में अगर आएगा कि किस विधि से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। गुणनखंड विधि से देखिए, इसके जब हम फैक्टर करेंगे ना, इस प्रकार से सबको आता ही होगा फैक्टर करना। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, और यहाँ पे 17 एकम 17। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 1। देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 और 17 एकम 17। यानी कि हमें क्या करना है, देखो इसके जो गुणांक है 1 है ना, 306 को 1 से गुणा करेंगे 306 आएगा, उसको गुणनखंड करेंगे और जो गुणनखंड आएगा उसमें किसी प्रकार से घटा के हमें 1 लाना है, यानी इसका गुणांक 1 है इसलिए 1 लाना है। तो 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। x² प्लस x, यहाँ पे लिखेंगे x, अभी तो बाद में लिखेंगे, यहाँ पे x लिख देते हैं, 306 बराबर 0। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 18 माइनस 17। गुणनखंड विधि सबको आता हुआ इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बस मैं सिर्फ सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को गुणनखंड विधि आता ही होगा क्योंकि कोर्स आपने पूरा कर लिया है। मैं सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो सॉल्यूशन पे आप लोग फोकस कीजिए और बाकी अपने आप सब हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सिर्फ सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा x+18 और x माइनस 17 इक्वस टू 0। तो x इक्वस टू, देखिए इसको अगर लेंगे तो x+18 बराबर 0 और इसको अगर लेंगे x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 18 हो जाएगा एक आंसर और x बराबर प्लस का 17। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव वाला लेना है, धनात्मक पूर्णांक क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसलिए हम माइनस वाला तो लेंगे नहीं, प्लस वाला लेंगे। अतः पहली संख्या हमने क्या माना था, x माना था, तो x बराबर 17। दूसरी संख्या हमने माना था x+1, यानी x की जगह 17 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 18। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
इसमें करें एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें डायग्राम समझा देते हैं, उसके हिसाब से हमें करना। देखिए छतरी के जो सपाट वृत्त मान लिया उसको, ठीक है, इसको समझिए। देखिए इसमें 8 ताने हैं, तो 8 ताने पहले बना देते हैं, यानी ऐसे करके हम लाइन खींचेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने हो गया। कंप्लीट एंगल कितने का बनता है? 360 का बनता है, ठीक है। और दो तानों के बीच एक ताना ये है और एक ताना मतलब ये है, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है हमें, ठीक। तो यहाँ पे पूरा अगर 360 होगा तो एक एक ये जो क्षेत्र होगा इसका कोण क्या बनेगा? इसका कोण होता है 360/8 कर देंगे, ठीक है। 8 तो 45 आ जाएगा, यानी कि ये प्रत्येक दोनों के बीच का जो कोण बनेगा 45 45 45, सब में 45 45 45, सबका 45। तो हमें ये वाला क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है कि ये क्षेत्रफल यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। सिर्फ एक का ज्ञात करना है क्योंकि दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या बराबर दे रखा है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा दे रखा है, दे तो नहीं रखा, हमें निकालना है 360/8, क्योंकि 8 यहाँ पे त्रिज्याखंड बन रहा है, तो हम एक त्रिज्याखंड का कोण निकालेंगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टोटल तानों की संख्या तो 8 है, हमने भाग कर दिया। देखिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग कीजिएगा। त्रिज्या r बराबर 45 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण थीटा बराबर 360/8, ये सब आप लोग कर दीजिएगा। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर होता है। थीटा की जगह पे 45 रखेंगे बट्टे 360, पाई का मान क्वेश्चन में बोल रखा है 3.14 रखना है, गुणा r स्क्वायर, r की जगह पे 45 गुणा 45 लिख देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 पंजे 45, 9 चौको 36, 4 से काटते हैं, 4 से तो नहीं कटेगा ये वाला, 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45। अब जो जो बचा है उसको लिख देते हैं। 5 बचा है, 3.14 बचा है, 9 बचा है, 45/8। अब हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे, गुणा करके हम 8 से भाग देंगे। तो इसको गुणा करके ये आएगा। इसके बाद जब इसको भाग करेंगे 8 से तो हमारा जो आंसर आएगा 794.81 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यह है एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है 25वां नंबर। 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर माप का एक आयत एक वृत्त के अंतर्गत खींचा गया है। एक वृत्त के अंदर एक आयत खींचा गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित भाग है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल में से आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई आयत का दे रखा है, लेकिन वृत्त की त्रिज्या नहीं दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे a और c को अगर मिला देंगे तो ये आयत के लिए तो विकर्ण का काम कर रहा है, ठीक है। आयत के लिए विकर्ण का काम कर रहा है, लेकिन इस वृत्त के लिए व्यास का काम कर रहा है। तो अगर हम विकर्ण निकाल देंगे तो विकर्ण का अगर आधा करेंगे तो जो वृत्त है इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। तो सिंपल से हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा फिर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए इसको डायग्राम बना के समझते हैं कि कैसे बनेगा और क्या क्या करना है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। इस प्रकार से एक वृत्त बनाया, इसके अंदर एक आयत बना दिया, ठीक है। ये आयत है, तो हमें ये जो क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 8 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर और इसका नाम है BCBA। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगा। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में लिखेंगे AC इसका स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये कर देंगे। AC स्क्वायर बराबर AD की जगह पे हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस CD की जगह पे 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 6 6 36, 8 8 64।
तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। AC बराबर प्लस माइनस अंडर 100 हो जाएगा। तो AC बराबर प्लस माइनस 10 हो जाएगा। दूरी का भी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए AC बराबर हम प्लस का 10 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का व्यास। ठीक है, वृत्त का व्यास कितना आया है, 10 सेंटीमीटर आया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में से आयत के क्षेत्रफल को माइनस करना है। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, लैंग्वेज जैसा लिखना पड़ता है, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल πr², आयत का क्षेत्रफल l/b। ठीक है, पाई की जगह पे क्वेश्चन में बोला गया है, पाई की जगह पे इसमें 3.14 लेना है बोला गया है, तो यही लेना है हमें। ठीक है, तो 3.14 गुणा आर की जगह पे कितना लेना है, देखिए यहाँ पे आर कितना आया था, 5 आया था, इसलिए 5 गुणा 5 लिखना है। माइनस लंबाई कितनी थी, 8 थी, और चौड़ाई 6। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 3.14 गुणा 25 माइनस 8×48। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको गुणा करेंगे तो 78.5 आ जाएगा, माइनस 48 आ जाएगा, और इसमें से अगर हम 48 को घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 30.5। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा वाला। देखिए इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश यानी जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, चतुर्थांश बोला है। तो यदि OD 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो पूरा त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल, बस ये निकल जाएगा। ठीक है, अगर इस पूरे त्रिज्याखंड में से मैं इस समकोण को काट देता हूँ तो सिर्फ ये बच जाएगा, कॉन्सेप्ट यही होगा। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए ये चतुर्थांश है तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा, और त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से OD दे रखा है 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है। तो ये अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे त्रिज्याखंड का या चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, त्रिज्याखंड ना लिख के। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। त्रिभुज या समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे चतुर्थांश में जो फॉर्मूला वही होता है, चतुर्थांश अगर बोला है तो ऊपर 90 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और 360 πr², यहाँ पे πr²। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, पाई की वैल्यू 22/7 लगा के इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं कि पाई का मान 3.14 रखना है, ऐसे कुछ नहीं है। R², आर की जगह पे 3.5 गुणा 3.5, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है, 3.5 है, और ऊंचाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है। ये समकोण त्रिभुज यही तो बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा इधर, और 7 पंजे 35 इतना आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36 आ जाएगा। 4 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 11 बार में कट जाएगा। जो बचेगा उसको लिखेंगे 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5 बट्टे 2 माइनस 3.5। इसको होगा हमें अब सॉल्व करना है। इसको गुणा करके आएगा 19.25 बट्टे 2 माइनस 3.5। अब इसको भाग कर देते हैं। इस 19.5 को हम 19.25 को हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 से भाग करने पर 9.625 आ जाएगा, माइनस 3.5। अब क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे 3.5 में से घटा देंगे इसको, तो हमारा जो आंसर आएगा 6.125 आएगा। इसको हम 6.13 लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर इस क्वेश्चन में हम पाई की जगह पे 3.14 रखेंगे तो इसका आंसर थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा, उसमें उसका आंसर उस कंडीशन में ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग करके देखिए, अगर पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 रखते हैं तो ये वाला आंसर, और पाई की वैल्यू अगर 22/7 रखते हैं तो ये वाला आंसर आएगा। तो आप लोग देख लीजिए, जो वाला ठीक लगे वो कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि पाई की वैल्यू इतना रखी है तो हम वही लेके करते, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं था कि पाई की वैल्यू में क्या रखना है, तो हमने अपने हिसाब से 22/7 रखा था। आप लोग वहाँ पे 3.14 लेके भी कर सकते हो। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 26वां नंबर, ये 6 नंबर में आया हुआ है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, बस गुणनखंड आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। तो x इज नॉट इक्वल्स टू -4 और 7, यानी x का मान -4 नहीं हो सकता। देखिए कंडीशन पता है क्यों होता है कि देखिए x का मान अगर -4 इसमें रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब अनंत हो जाएगा, तो अनंत में से अगर कुछ भी घटाएंगे तो अनंत ही आना चाहिए, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बोला है कि 11/30 ही लाना है, तो ये कुछ कंडीशन होते हैं, नहीं x का मान ये नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। x+4 x-7, एलसीएम देखिए, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा x-7 माइनस इससे ये कट जाएगा x+4 बराबर 11/30 आ जाएगा। इसको अंदर गुणा कर देते नीचे, x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7×4 = 28, अंदर इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -x -4 = 11/30। x कट जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 11 और नीचे x² माइनस 3x माइनस 28 = 11/30। 11 से ये कट जाएगा, -1 बचेगा, तिरछी गुणा कर देंगे। फिर देखिए -1 का यहाँ पे 30 हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 28 हो जाएगा। x² प्लस में है तो नहीं, ये यहीं पे रहेगा, इसको इधर ले जाएंगे। x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 = 0। x² माइनस 3x प्लस 2 = 0। अब इसका हमें करना है गुणनखंड और फिर इसको हल करना है। ये गुणनखंड बहुत आसान है, इसके सामने 1 लेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 × 1, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 3 लाना चाहिए, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x² माइनस 2 + 1 x + 2 = 0। तो x² माइनस 2x माइनस x + 2 = 0। कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 = 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 = 0। तो देखिए x माइनस 2 = 0 है, x माइनस 1 = 0, तो x = 2 हो जाएगा और x = 1 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल समय नहीं लगता सब क्वेश्चन करने में। देखिए इतने में ही 6 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक किया 6 नंबर हो गया कंप्लीट, और इसमें नंबर कट ही नहीं सकता कहीं भी। ठीक है, तो स्पीड रखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रैक्टिस कीजिए इतने अच्छे से कि आपको क्वेश्चन में कहीं रुकना ना पड़े। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आते रहते हैं हमेशा, तो थोड़ा सा मेहनत करके इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। पेपर में आएंगे तो देखिए 6 नंबर मिल जाएगा इतने में, और 1 मिनट भी टाइम नहीं लगता ये करने में। ठीक है, तो प्रैक्टिस रखिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 26 का अथवा वाला करते हैं। देखिए इसको समझते पहले, इसमें कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाया जाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। एक पार्क बनाते हैं आयत के आकार का, कुछ इस प्रकार से, इसके लंबाई L और चौड़ाई B मान लेते हैं। इसमें देखिए परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है 80 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते माना लंबाई बराबर L और चौड़ाई बराबर B सेंटीमीटर। ठीक है, अब आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2L + B होता है। आयत का परिमाप यहाँ पे 80 दे रखा है, तो 2 × L + B, 2 इधर जाके भाग हो जाएगा तो 40 आ जाएगा L + B। ठीक है, यहाँ से L या B किसी के को भी उधर लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे 40 मैंने B को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे L रह जाएगा, ये एक समीकरण बन जाएगा। दूसरा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल
जो फॉर्मूला होता है एल इंटू बी होता है। आयत का क्षेत्रफल 400 दे रखा है, एल इंटू बी, एल की जगह पे मैं ये वाला रख दूंगा पूरा 40 माइनस बी इंटू बी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 400 बराबर, इसको इससे गुणा कर देंगे 40 बी माइनस बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर माइनस में है तो यानी कि सब इधर आ जाएगा, प्लस करना होता है स्क्वायर वाला टर्म हमेशा। तो बी स्क्वायर प्लस का हो गया, 40 प्लस का है, इधर जाके माइनस का, और ये ऑलरेडी प्लस का है, तो ये बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, देखिए 400 का फैक्टर अगर 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, और 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40 भी आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 बी प्लस 400 बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 20 बी माइनस 20 बी प्लस 400 बराबर 0। तो इसमें से कॉमन लेंगे b, तो b माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 कॉमन लेंगे b माइनस 20 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे b माइनस 20 और यहाँ से माइनस, ठीक है सॉरी, यहाँ पे b माइनस 20 ही आ जाएगा बराबर 0। तो b माइनस 20 बराबर 0, और यहाँ पे भी ये वाला b माइनस 20 बराबर 0। तो b बराबर 20 आ जाएगा, इधर भी b बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि b अगर 20 आ जाएगा तो इसकी लंबाई कितनी होगी, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 यहाँ पे अभी हमने माना था ये l बराबर 40 माइनस बी, तो l बराबर 40 माइनस बी, तो l बराबर क्या आ जाएगा 40 माइनस 20, तो l बराबर आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। तो अतः आयत की जो लंबाई है, अतः लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई तो 20 आ गया, तो वो आयत ना होके क्या हो जाएगा, वो पार्क वर्ग हो जाएगा। अतः यह पार्क वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, वो आयत नहीं है, क्योंकि आयत होता तो लंबाई चौड़ाई छोटा बड़ा हो सकता था, लेकिन दोनों लंबाई चौड़ाई समान है तो उसको हम वर्ग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको पढ़ते समझते हैं इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन है ना, यहाँ पे थोड़ा इमेजिन पावर को ऑन करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसको समझते हैं। एक पेड़ है, ठीक है, आंधी आने से क्या होता है, एक पेड़ है, एक पेड़ मानते हैं ये। अब आंधी आने से क्या होता है कि ये पेड़ ना मान लेते हैं यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, कैमरे में नहीं आ पा रहा है, एक मिनट, ये है। तो एक पेड़ है जो आंधी आने से क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है। टूट के ये जो पेड़ का शिखर है ये ना पूरा यहाँ से आके यहाँ पे गिर जाता है, यानी कुछ ऐसा हम कह सकते हैं, यहाँ पे गिर जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि और इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ का जो शिखर होता है ये पेड़ के पाद बिंदु से इसकी दूरी जो है 8 मीटर है। तो हमें बोला गया है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई, यानी ये जो पूरा पेड़ है इसके बताना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगेगा, पहले तो हम इसकी सहायता से ये निकाल लेंगे और ये जब निकलेगा तो फिर इसकी सहायता से ये भी निकाल लेंगे और ये जब इसके साथ जोड़ देंगे क्योंकि ये और ये एक ही तो है। ठीक है, यहाँ से टूट के यहाँ पे गिरा है तो इसमें अगर ये जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगा। तो हमें इस 8 से और 30 की सहायता से पहले लंब निकालना है, फिर कण निकालना है और लंब और कण को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम लिखते हैं ए बी सी और डी, और यहाँ पे ध्यान दीजिए जो सी डी है वो ए सी के इक्वल है। देखिए जो सी डी है ये ए सी के इक्वल है क्योंकि यही भाग ये है। ठीक है, तो ये ध्यान में देना है। और यहाँ पे देखिए हमें आधार दे रखा है तो हमें लंब निकालना है। तो एक फार्मूला लाल बट्टे कक्का, हिंदी मीडियम वालों को सभी पता होगा कि लाल बट्टे कक्का क्या होता है। तो लाल में क्या होता है, देखिए इसमें आधार और हमें लंब चाहिए, तो आधार और लंब किस में है, ठीक है, आधार और लंब tan में है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू लंब बट्टे आधार, लंब BC है और आधार AB है। तो tan थीटा की जगह, ये कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ABC में, ABC
में, ठीक है। tan थीटा की जगह पे 30 रखेंगे और BC हमें पता नहीं है और AB हमारा 8 है। यहाँ पे tan 30 का मान 1/√3 होता है, BC बट्टे 8 होता है, तिरछी गुणा कर देंगे, BC बराबर 8/√3, समीकरण 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। अब हमें ये भी निकालना है, तो देखिए ये आधार और कण किस में होता है, cos थीटा में। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू आधार हमारे पास AB है और कण हमारे पास AC है। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, 30 दे रखा है और AB हमारे पास 8 है और AC हमें निकालना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, 8/AC तिरछी गुणा, तो AC बराबर तिरछी गुणा करने के बाद आ जाएगा हमारा 16/√3, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई BC प्लस AC है। ये देखिए इसमें BC और AC, ये BC प्लस AC, क्योंकि AC और DC बराबर है, ठीक है। तो इस पर सॉल्व कर देते हैं। BC की वैल्यू हमारा आया था 8/√3 आया था, प्लस AC की वैल्यू 16/√3। तो जब इसको जोड़ देंगे 24/√3 आ जाएगा, ठीक है। परमीकरण करते हैं तो √3 तो 24√3/3 आ जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 8√3, ठीक है। एक तो आंसर ये हो सकता है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर होगा ओनली, क्योंकि मीटर में ही था। और दूसरा आंसर अगर इसको दशमलव में हम निकालना चाहे तो √3 का मान 1.73 रखेंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 13.84 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये भी सही है, देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों सही है, पेड़ की कुल ऊंचाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।